हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी रेड ड्रेस वाली लड़की को देखते हैं। वो उससे बड़े घर के सामने वाले गार्ड को बेहोश करके छुपके से अंदर चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अभी भी लुओ का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण लुओ को लगता है कि आज तो उसका आखिरी दिन है। उसने तो अभी तक स्कूल भी फिनिश नहीं किया है, ना ही वो सुपर हीरो बना है और ना ही उसने किसी लड़की को आज तक डेट किया है। ए भगवान, मैं तो सिंगल ही मरूंगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर बर्फ जमने लगती है और फिर कोई उस पर बर्फ से अटैक करता है, जिसके कारण लुओ छूट तो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो मॉन्स्टर उसे लात मारकर दूर फेंक देता है, जिस पर लुओ काफी ज्यादा खुश होता है। हाश, मैं जिंदा हूँ, अब मैं सब कुछ कर पाऊंगा। और तभी वो अपने सामने रोंग को देखता है। वो लुओ से पूछती है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें जो इंक ब्रश दिया था वो कहाँ है, जिस पर लुओ कहता है वो तो मैंने किसी और को दे दिया। जिस पर रोंग गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी, मगर तभी वो मॉन्स्टर जमा हुआ होने के बावजूद धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर रोंग अपनी स्पिरिट ब्रश का यूज करके उसे पूरी तरीके से जमा देती है और इसके बाद जब वो उस जमे हुए बर्फ पर अपना हाथ रखती है तो उसमें से काफी तेज रोशनी निकलती है और अगले ही पल वो फूट जाता है और एक ब्रश स्पिरिट को रोंग पकड़कर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके बाद ही वापस वो अपने असली रूप में भी आ जाती है। उसे देखकर लुओ कहता है, भाई साहब, लगता है मुझे तो इससे प्यार हो गया है। इसके बाद रोंग लुओ को अपनी शॉप पर लेकर आती है, जहाँ पर लुओ उससे काफी सारे सवाल पूछने लगता है। तुम लोग कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है और ये स्पिरिट ब्रश क्या है? मुझे तो ये सब काफी अजीब लग रहा है। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? बोलो, कुछ तो बोलो, अरे बोलो ना। जिस पर रोंग कहती है, अरे ठहरो भाई साहब, तुम कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो। तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब मेरे ग्रैंडपा देंगे, जो कि गार्डन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हम उन तीनों को गार्डन में बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा लुओ को बता रहे थे कि जिस मॉन्स्टर ने तुम पर अटैक किया था, दरअसल उसे ब्रश पपेट कहते हैं। उसे एक ब्रश की स्पिरिट का यूज करके बनाया जाता है और जो इंक ब्रश मैंने तुम्हें दिया था वो तुम्हारी उससे रक्षा करता, अगर तुम उसे किसी और को ना देते तो। जिस पर लुओ कहता है कि ये सब आप ही की वजह से हुआ है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर आप मुझे पहले ही सच बता देते कि वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए है तो मैं किसी और को वो क्यों देता? ग्रैंडपा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पूरा सच बताएं। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं, लगता है कि तुम नहीं मानने वाले, मुझे तुम्हें पूरी स्टोरी बतानी ही होगी। बस इतना कहकर वो वहाँ पर एक उड़ता हुआ स्टोन पेज लेकर आते हैं और बताते हैं कि कई सालों पहले हैन डायनेस्टी में लोग बुक्स और स्कॉलर्स को जलाकर राख कर रहे थे। चारों तरफ डर का माहौल था, लेकिन उस टाइम के राजा को ये सब सही नहीं लग रहा था और इसीलिए उन्होंने एक न्यू मेथड के जरिए जिन भी लोगों में असीम टैलेंट है उनकी स्पिरिट को पेन यानी कि इंक ब्रश में डालना शुरू कर दिया, ताकि फ्यूचर में लोग उनका इस्तेमाल कर सके। जिस पर लुओ एक्साइटेड होकर पूछता है, तो फिर मेरे अंदर जो इंक ब्रश गया है उसमें किसकी स्पिरिट थी? जिस पर ग्रैंडपा ली बाई का नाम बताते हैं। दरअसल ये उसी बूढ़े आदमी का नाम होता है जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। जिसे सुनकर लुओ तो खुश हो जाता है क्योंकि ली बाई को पोएट्री का किंग कहा जाता है। आगे ग्रैंडपा ये भी बताते हैं कि जब ली बाई को पेन में ट्रांसफर किया गया था तभी से वो अचानक से कहीं पर गायब हो गए और जब वो पेन में ट्रांसफर हुए तब वो एक सुसाइड पोयम लिख रहे थे। अब आगे ग्रैंडपा और भी कुछ कहने वाले थे कि तभी वो छलांग लगाकर अपनी पावर का यूज करके पीछे खड़े एक आदमी के साथ फाइट करने लगते हैं। इस आदमी का नाम ली होता है और वो जुक फैमिली का चीफ है और वो यहाँ पर लुओ की जान लेने के लिए आया है क्योंकि उसे ली बाई की स्पिरिट वाला इंक ब्रश चाहिए होता है। आगे वो लुओ पर अटैक करने वाला था कि तभी रोंग उस पर अपनी आइस पावर से अटैक कर देती है, जिसे ली अपनी प्रोटेक्शन बॉल का यूज करके काफी आसानी से रोक लेता है और फिर ली रोंग पर ही अटैक कर देता है। तो उसे बचाने के लिए लुओ सामने आ जाता है, मगर तभी ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं, जिसे देखकर ली एक साथ कई सारे अटैक करता है। लेकिन ग्रैंडपा भी कुछ कम नहीं होते हैं, वो सभी अटैक्स को रोक लेते हैं। यहाँ पर लुओ पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो रोंग बताती है कि ली 7 ग्रेट इंक ब्रशेस को जमा कर रहा है, जिसमें से एक तुम्हारे अंदर है और जो इंक ब्रश तुम्हारे अंदर है उसे हंटर्स के लिए एक काफी बड़ा ट्रेजर माना जाता है।
तो वो उसके लिए तुम्हारी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। जिसे सुनकर लुओ के तोते उड़ जाते हैं कि आज तो मैं गया भाई साहब। तो इधर ग्रैंडपा और ली की फाइट चली रही होती है और इस दौरान ग्रैंडपा की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन्हें देखकर रोंग भी लड़ने का डिसाइड करती है, मगर तभी ग्रैंडपा घायल होकर नीचे गिर जाते हैं और ली उन पर अपना फाइनल अटैक कर देता है। अब ये देखकर तो लुओ के अंदर जो स्पिरिट थी वो जाग जाती है और वो तुरंत एक बड़ा सा प्रोटेक्शन बॉल बनकर सभी को बचा लेता है। लेकिन इसके तुरंत बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है, जिस पर ग्रैंडपा उससे कहते हैं तुम उसके साथ नहीं लड़ पाओगे बेटा। जिस पर लुओ कुछ कहने वाला था कि तभी ली उसे अपने पावर से जकड़कर आसमान में उठा लेता है। इसके बाद वो लुओ की बॉडी में से वो ब्रश निकालने के लिए उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करता है और उसे देखकर रोंग उसकी मदद करने के लिए भागती है, मगर तभी वो देखती है कि ग्रैंडपा उनके बीच में आकर लुओ को बचा लेते हैं और फिर तुरंत वो अपनी पावर से ली के ऊपर एक अटैक करते हैं, जिसके कारण लुओ ली के मैजिक से आजाद हो जाता है। इसके बाद ली वहां से जाने लगता है, ये कहकर कि तुम दोनों आखिर कब तक उसे प्रोटेक्ट करोगे। और तभी ग्रैंडपा और लुओ दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि इस फाइट के दौरान ग्रैंडपा घायल हो चुके थे, उनके पेट से खून निकल रहा था और लुओ के गले पर भी एक काफी गहरा निशान आ चुका था। इसके बाद वो दोनों ग्रैंडपा को उठाकर टेबल पर बिठाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा लुओ से कहते हैं कि ऐसे खतरनाक अटैक आगे भी होते रहेंगे, उससे पहले ही हमें फिगर आउट करना होगा कि हम स्पिरिट ब्रश को तुम्हारी बॉडी से अलग कैसे करें। मगर लुओ, उससे पहले तुम्हें अपनी स्पिरिट ब्रश को कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको बेटा। जिस पर लुओ इमोशनल होकर कहता है कि आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अब मैं स्पिरिट ब्रश को कंट्रोल करना जरूर सीखूंगा। अब ये मेरा काम है कि मैं आपको और खुद को मुसीबतों से प्रोटेक्ट करूंगा। अब जब मैं इस मुसीबत में पड़ी गया हूँ तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। जिसे सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, और क्योंकि अभी तुम एक फ्रेश मैन हो तो तुम्हें ट्रेन करने के लिए ट्यूटोरियल देने होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे सारे जख्मों को हील करना होगा, तभी मैं तुम्हें ट्रेन कर पाऊंगा। जिस पर रोंग कहती हैं कि ग्रैंडपा ये काम आप मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे ट्रेन करूंगी और उसके साथ ही रहूंगी। जिसे सुनकर लुओ के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। अब तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, वाह 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 वाह। इसके बाद अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स लुओ और रोंग को एक साथ देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो लोग लुओ को कभी किसी लड़की के साथ देख भी पाएंगे, वो भी इतनी ज्यादा खूबसूरत। इसके बाद वे दोनों क्लासरूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर भी ज़ेंग के होश उड़ जाते हैं लुओ को इतनी खूबसूरत लड़की के साथ देखकर। तो वहीं क्लास खत्म होने के बाद लुओ रोंग के लिए छतरी लेकर आता है, होशियार बनने के लिए। देखो मेरे साथ कितनी खूबसूरत लड़की है। लेकिन रोंग उसे वहाँ पर अजीब सी नजर से देखकर वहाँ से चली जाती है और वो छतरी के साथ पीछे करने का उड़ जाता है। इसके बाद लुओ भागते हुए वापस रोंग के पास आता है और पूछता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जिस पर रोंग कहती हैं कि हम लाइब्रेरी में पोएट्री कलेक्शन बोरो करने जा रहे हैं, जिसे तुम्हें पूरा रिमेम्बर करना है। जिस पर लुओ मुंह बनाने लगता है और रोंग से कहता है अरे यार तुम कितना ज्यादा काम करती हो, तुम ना जरूर थक गई होगी, मैं ना तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। जिस पर रोंग हाँ में जवाब देती है, हाँ सुनाओ। तो लुओ कहता है कि मैं ना जोर से पंच कर सकता हूँ पोएट्री कलेक्शन पढ़ने के बाद, पता है क्यों। जिस पर रोंग कहती है कि नहीं पता, बताओ क्यों। तो लुओ कहता है क्योंकि मैंने पंच ट्रेनिंग पोएट्री पढ़ी है। क्या बकवास जोक था। जिस पर रोंग को भी उल्टी आती है, अरे यार ये कैसा बकवास जोक था। और तभी एंट्री होती है विलन यानी ज़ेंग की। वो एक पोयम बोलते हुए आ रहा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट। ये वाली नहीं। हाँ, उस पोयम का एक भी शब्द अपने हीरो लुओ को समझ नहीं आ रहा था। तो ज़ेंग उसे कहता है कि तुम्हारी मंद बुद्धि कुछ नहीं समझ सकती, और वो उसे छोड़कर रोंग के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। साथ ही में वो यहाँ पर रोंग के और बाकी सभी के सामने लुओ का मजाक उड़ाने लगता है कि उसे एक सिंपल सी पोएम का मतलब तक नहीं पता। मुझे लगता है कि अगर तुम इसके साथ स्टडी करोगी ना तो तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसा ही हो जाएगा। और ये सुनकर आसपास के सभी स्टूडेंट्स लुओ के ऊपर हंसने लगते हैं। कितना बेवकूफ है।
जिसके कारण लुओ काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करता है, जिसे देखकर रोंग आगे आकर जेंग को जवाब देते हुए कहती है कि भले ही तुम्हारे पास टैलेंट होगा, लेकिन तुम कभी ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम सिर्फ लोगों के सामने दूसरों का मजाक उड़ाना जानते हो और ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं होते। ये सुनकर तो लुओ एक बहुत प्यारी सी स्माइल देता है, क्योंकि आज रोंग ने उसे प्रोटेक्ट जो किया होता है। इसके बाद रोंग उसका हाथ पकड़कर उसे लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाती है और यह देखकर तो वहाँ पर खड़े सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे और जेंग तो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। तो वहीं अगले सीन में लुओ को हम एक पोयम की बुक पढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की सामने बैठी हो तो उसका सारा ध्यान तो उसी पर होता है। फिर जब रोंग उसकी तरफ देखती है तो वो फिर से पढ़ने का नाटक करने लगता है। वो ना 1-1.5 घंटे से पेज नंबर 45 पर ही था। खैर इसके बाद रोंग उसके पास आकर उसे ब्रश स्पिरिट्स के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि ब्रश स्पिरिट्स अक्सर टैलेंटेड और स्कॉलर्स की बॉडी में ही जाते हैं, जिसके कारण वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर पाए, लेकिन तुम जैसे स्टूपिड लड़के के अंदर आने के कारण वो लोग अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाते। जिस पर लुओ मन में सोचता है, मेरी बुराई कर रही है। तो वहीं उनकी ये सारी बातें पेड़ के पीछे खड़ा जेंग सुन रहा होता है और वो कहता है कि अगर सच में एक ब्रश स्पिरिट एग्जिस्ट करती है तो मुझे भी एक ले ही लेनी चाहिए। और उसकी एक बहुत ही डेंजरस स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।